हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स 30 जून का करंट अफेयर्स। दोस्तों, मेरा नाम है सुनील बंदूनी और मैंने 6 मेंस लिखे हैं, 3 बार यूपीएससी का, 1 बार उत्तराखंड पीसीएस का और 2 बार बीपीएससी का। तो ये जो करंट अफेयर्स हैं आपके पास जो है चुनिंदा करंट अफेयर्स लाए गए हैं जो कि यूपीएससी, सीएससी और बाकी सभी स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आज जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो है मायोजेनेसिस, फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम, ब्रेक थ्रू इन 2D मटेरियल बेस्ड प्रोग्राम बेस्ड कंप्यूटर, इंडिया प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनआईएफ की प्रोग्रेस रिपोर्ट, उसके अलावा जो है इंडिया स्टैक ए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एनर्जी सेक्टर, गाइडलाइन फॉर बायोमास प्रोग्राम अंडर नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम, रिस्टोरेशन ऑफ करियाचल्ली आइलैंड और ट्रैकोमा। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, मायोजेनेसिस के बारे में। सबसे पहले हम समझ लेते हैं मायोजेनेसिस क्या होता है। मायोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिससे कि हमारी मसल्स बनती हैं। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे कि मसल्स फाइबर बनते हैं। तो अभी रिसेंटली न्यूज़ में था क्योंकि जो शुभांशु शुक्ला जो आईएसएस में जो भी गए हैं एक्सियम प्रोग्राम के अंतर्गत, उन्होंने एक प्रोग्राम वहाँ पे बायोलॉजिकल रिसर्च की है मायोजेनेसिस के ऊपर। उसमें क्या हुआ है कि जो सबसे पहले मायोजेनेसिस के बारे में बात कर लेते हैं कि वाइटल डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग फॉर स्केलेटल मसल है जो कि हमारे मूवमेंट को सपोर्ट करता है, पोस्चर को सपोर्ट करता है, मेटाबॉलिज्म को। हमारी मसल्स के बारे में आपको पता ही है कि सब चीज़ों के लिए ज़रूरत है। जो प्रोसेस था ये क्रूशियल सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में नहीं है बल्कि उसके बाद भी है, मसल्स रिजनरेशन के लिए, मसल्स रिपेयर्स के लिए। 4 प्रोसेसेस होते हैं मायोजेनेसिस में: पॉलीफरेशन, डिफ्रेंसिएशन, फ्यूजन और मैचुरेशन। तो पॉलीफरेशन में जो प्रिकर्सर सेल्स होते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं, मायोब्लास्ट होता है, डिफ्रेंशिएशन में मायोब्लास्ट बनना शुरू हो जाता है, फ्यूज़न में जो डिफ्रेंशिएटेड मायोब्लास्ट होते हैं मर्ज होते हैं मल्टीन्यूक्लियोटाइड मायोट्यूब्स में, और मैचुरेशन में मायोट्यूब जो है फुली मसल्स फाइबर में डेवलप होते हैं। यहाँ पे 2 तरीके के फैक्टर्स हैं, या इनको रिसेप्टर्स बोल सकते हैं या फिर इनको जीन बोल सकते हैं कि MOYD और MYF5। खैर ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी इनको समझ लेते हैं कि जो MYOD होता है वो मास्टर्स रेगुलेटर होता है मसल्स स्पेसिफिक जीन को एक्सप्रेशन करने के लिए। कैसी आपकी मसल्स होगी वो MYOD जीन जो है वो डिसाइड करेगा। उसके अलावा MYF5 जो है ये जो अर्ली मायोब्लास्ट पॉलीफरेशन है और उसका स्पेसिफिकेशन उसके लिए डिसाइड करेगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ पे। फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम, आपको पता ही होगा कि इंडिया की जो रैंक है फुटबॉल में वो 127 है फीफा की रैंकिंग के हिसाब से। और इंडिया में फुटबॉल सबसे ज़्यादा फेमस है वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में। तो कोलकाता के केंद्रीय विद्यालय में जो कि PMC केंद्रीय विद्यालय है, वो स्पेशलाइज केंद्रीय विद्यालय होते हैं जिन पे स्पेशल फोकस दिया जाता है। वहाँ पे एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है F4S। ये फीफा के साथ यूनेस्को ने इसको लॉन्च किया। इसका गोल है टू एजुकेट, डेवलप एंड एम्पावर अराउंड 700 मिलियन चिल्ड्रन ग्लोबली थ्रू द फुटबॉल। ये इसकी अप्रोच क्या है? इंटीग्रेट करना फुटबॉल को एजुकेशन के साथ, लाइफ स्किल को प्रमोट करना, जेंडर इंक्लूजन को प्रमोट करना और SDG को प्रमोट करना। जो की फीचर है इसमें वो है लाइफ स्किल्स हैं, कम्पिटेंसीज़ हैं। उसके अलावा जो ग्लोबल एजुकेशंस और हेल्थ इनिशिएटिव है जो कि जिसके साथ अलाइन होता है, जैसे यूनेस्को का कादन एक्शन प्लान है, एजुकेशन 2030 है, इनकन डिक्लेरेशन है, WH का गापा है, ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन फिजिकल एक्टिविटी है, इसके साथ ये अलाइन होता है। तो हमको याद रखना है F4S, फुटबॉल फॉर स्कूल। इसका टाइमलाइन क्या है? मिड 2019 में ये लॉन्च हुआ था पोर्टो रिको में और लेबनान में रिलॉन्च किया 2021 में, और ये अभी तक चल रहा है 2023 तक। इम्प्लीमेंटेशन जो गवर्नमेंट इंडिया में जो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी इसको लेड कर रहा है। उसके अलावा इसको सपोर्ट मिला हुआ है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के थ्रू और स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू इसको हेल्प मिला हुआ है। दोस्तों, इसमें वही है कि बच्चों का डेवलपमेंट, लाइफ स्किल वो सब सीखेंगे। ट्रेन एजुकेटर जो है वो होने चाहिए, इंटीग्रेट किए जाएंगे। उसके अलावा कैपेसिटी बिल्ड होगी स्कूल में। और उसके अलावा स्कूल फुटबॉल एसोसिएशन, गवर्नमेंट, इन सब के बीच में एक कॉपरेशन फॉस्टर करेगा। दोस्तों, 2D मटेरियल बेस पर एक कंप्यूटर पहली बार बनाया गया है। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी ने इसको बनाया है, USA की। और 2D मटेरियल जो है एटॉमिक लेवल के मटेरियल्स बनाते हैं। एटॉमिक लेवल्स के मटेरियल जो होते हैं उनको 2D मटेरियल्स बोलते हैं। इनकी बहुत पतली लेयर्स होती है, जैसे हम ग्राफीन के बारे में बहुत बार पढ़ चुके हैं कि ग्राफीन जो है एक 2D लेवल का मटेरियल है। इसमें सिग्निफिकेंट एक अचीवमेंट हुई है जो जहाँ की हम ट्रेडिशनली सिलिकॉन बेस्ड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो आपने जो इलेक्ट्रॉनिक्स जिन्होंने पढ़ा होगा दोस्तों ने, उन्होंने पढ़ा होगा कि कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर जो है वो फाउंडेशन होता है आज के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का, जिसमें कि पावर यूजेज लो होती है, हाई ऑपरेशन इंटेंसिटी होती है। उसके अलावा अभी जो मटेरियल्स हैं जैसे MOS2 और WSE2 ये एक्सप्लोर किए जा रहे हैं कि कैसे किया जाए
कैसे परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी इंक्रीज़ की जाए। जो 2D मटेरियल्स हैं और ट्रेडिशनल सिलिकॉन चिप, उनके बीच में क्या डिफरेंस है, आप जो उनको मिनिचराइजेशन करना मुश्किल है जो पुराने ट्रेडिशनल सिलिकॉन बेस्ड कंप्यूटर हैं। उसके अलावा करंट लीकेजेस ज़्यादा होगी अगर जो है उनको श्रिंक किया जाए, रिजिड स्ट्रक्चर है, डिफ़िकल्ट टू स्केल है, प्लेटूड हो गए हैं परफॉर्मेंस उनकी। उसके अलावा ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं, देखते हैं आपके मोबाइल फ़ोन भी जनरेट करते हैं हीट ज़्यादा। करंट स्टेटस क्या है, मैच्योर हो चुके हैं और ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके लिए। लेकिन आजकल अभी जो अचीव हुआ है, जो न्यू प्रोग्रेस है 2D मटेरियल्स के लिए, उसमें एटॉमिक लेवल की थिकनेस अचीव की जा सकती है। ये एनर्जी इफिशिएंट है थिन स्ट्रक्चर के कारण से, फ्लेक्सिबिलिटी है, स्केलेबिलिटी हाई है। इसके अलावा स्पीड इंक्रीज हो सकती है, बेटर हीट डिसिपेशंस है। अभी हाल फिलहाल में इसका जो है अर्ली स्टेज में प्रॉमिसिंग रिजल्ट लगते हैं और इसको फैब्रिकेशन के लिए एक नई जो है टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो इंडिया की प्रोग्रेस है उसके बेस पे एक NIF प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो पब्लिश हुई है स्टैटिस्टिक डे के दिन, जून 29 को। तो ये SDG इंडिकेटर्स हैं, जो कि SDG इंडिकेटर हैं, उसमें इंडिया की प्रोग्रेस को देखा गया है 2015-16 से लेकर 2024-25 तक 10 साल के पीरियड के बीच में। ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 29 जून को स्टैटिस्टिक्स डे बोलते हैं, क्योंकि प्रसन्नता चंद्रा महालनोबिस जो कि प्रोफेसर जो थे फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स के, उसमें जो है उनका रोल जो है डेटा और स्टैटिस्टिक को लेके नेशनल डेवलपमेंट में विकसित भारत गोल के साथ अलाइन करता है। इस रिपोर्ट का नाम है NIF प्रोग्रेस रिपोर्ट। 29 जून को जो है ये डिक्लेयर हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैट्स के थ्रू ये लॉन्च हो रही है। इसमें जो इंडिकेटर है देखिए, हेल्थ का होगा, एजुकेशन का होगा, एग्रीकल्चर का होगा, एनवायरनमेंट का होगा। और इसमें देखिए जैसे कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो टर्शरी एजुकेशन का वो 29% तक पहुंचाना है, या पहुंच गया है, अभी पहुंच गया एक्चुअली ये। उसके अलावा सोशल प्रोटेक्शन जो है वो 64% से ज़्यादा इंक्रीज़ करनी है। मैटरनल हेल्थ और चाइल्ड हेल्थ इसको इंक्रीज़ करनी है। उसके अलावा जो है जो GVA ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो है 94,110 का करना है पर वर्कर। उसके अलावा फॉरेस्ट का जो कवर हो गया है वो हो गया 21.76%, रिन्यूएबल एनर्जी पहुंच गई है 22% के आसपास। उसके अलावा दोस्तों एक नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया एनर्जी स्टैक का। ये डिजिटल पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह निकल के आ रहा है फॉर एनर्जी सेक्टर। तो जो इंडिया एनर्जी सेक्टर है स्टैक है, इंडिया एनर्जी स्टैक, ये पब्लिश हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ पावर के थ्रू, लेकिन इसको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह एनर्जी सेक्टर के लिए। और ये अलाइन होता है इंडिया की जो 5 ट्रिलियन इकॉनमी की जो गोल है उसके साथ और नेट जीरो कमिटमेंट के साथ। इसमें क्या है कि ये जो इंडिया एनर्जी स्टैक है ये बेसिकली एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। आगे हम पढ़ेंगे, समझेंगे क्या होता है ये। उसके अलावा इसका ऑब्जेक्टिव है स्टैंडर्डाइज, सिक्योर एंड डिजिटल इंडिया एनर्जी इकोसिस्टम को डेवलप करना। उसके अलावा एक यूनिक आइडेंटिफायर की तरह काम करेगा। उसके अलावा इस डेटा हैंडलिंग के केस में ओपन API और उसके अलावा रियल टाइम डेटा शेयरिंग करेगा, इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाएगा। आधार के साथ जो है उस आधार UPI की तरह ये चाहता है कि इस तरह के चेंजेस लेके आए। देखिए जो DPI है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, G20 की प्रेसिडेंसी के दौरान हम लोगों ने इसको कहा कि एक इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। ये एक फाउंडेशनल डिजिटल सिस्टम है जो कि सर्विस प्रोवाइड करेगा पब्लिक सेक्टर के को टू सपोर्ट एंड इन्हांस द फंक्शनल डिजिटल इकोनॉमी फॉर सोसाइटी। तो DPI के 2 फॉर्म्स हैं, एक तो फाउंडेशनल फॉर्म है DPI का और एक सेक्टरल फॉर्म है। जैसे कि फाउंडेशनल फॉर्म जैसे आपने आधार के बारे में सुना है, UPI के बारे में सुना है, तो ये सब जो है फाउंडेशनल फॉर्म है। लेकिन सेक्टरल फॉर्म जैसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, ये सब इसका सेक्टरल यूज़ है कि हेल्थ में यूज़ हो गया। रियल टाइम इसकी ट्रांसपेरेंसी हो पाएगी, अकाउंटेबिलिटी डिसाइड हो पाएगी, अनइंटरप्रेटेड सपोर्ट मिलेगा, स्मार्ट एनर्जी सप्लाई मिलेगा, EV एडॉप्शन, ये एनर्जी डिमांड को इंक्रीज़ करने में इसकी हेल्प मिलेगी। आधार है द एनर्जी आइडेंटिफायर UPI फॉर ट्रांजेक्शन जो है इसको यूज़ किया जा सकता है। जो बायोमास प्रोग्राम अंडर नेशनल एंड बायो एनर्जी प्रोग्राम, इसकी गाइडलाइन कुछ रिवाइज़ हुई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने कुछ गाइडलाइन रिवाइज़ की है बायोमास प्रोग्राम की। ये बायोमास प्रोग्राम नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम जो था 2021-22 से लेकर 25-26 तक था। इसका एम है कि क्लीन एनर्जी को प्रमोट करना, जो कि बायोमास टेक्नोलॉजी है उसका एडॉप्शन करना, स्पेशली फॉर MSME। तो MSME के लिए सिंपल था कि पेपर वर्क कम हो जाए, उसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिव IoT मॉनिटरिंग मिल जाए, उसके अलावा ये डॉक्यूमेंटेशन सिंप्लीफाइड फॉर ब्रिकेट एंड पैलेट प्लांट डेवलपर्स, इनके लिए आसानी हो जाए। उसके अलावा सेल्स कॉन्ट्रैक्ट है, मैंडेटरी 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट करना था जो जनरल सेल एग्रीमेंट के थ्रू होगा। इसके अलावा जो सब्सिडी का मैकेनिज्म था वो 80% से ऊपर जिनकी एफिशिएंसी है उनको फुल सब्सिडी मिलेगी सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस के थ्रू, और जिनका 80% से कम है वो प्रोराटा बेस, मतलब कि प्रोपोर्शनली मिलेगी कि किस लेवल पे कर रहा है। इंस्पेक्शन पीरियड 18 मंथ का से
तक घटा दिया गया। उसके अलावा परफॉर्मेंस वेरिफिकेशन जो है 18 घंटे से घटा के 10 घंटे तक कर ली है। उसके अलावा जो स्टबल बर्निंग है उसके लिए वो अफेक्टेड एरिया में इसको चूज़ किया जाता है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, फैसिलिटेट क्लीन एनर्जी है, एमएसएमई को सपोर्ट करना है, एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है, डिसेंट्रलाइज और सस्टेनेबल वेस्ट टू एनर्जी सॉल्यूशन देना है और नेट जीरो के साथ अलाइन करना है 2070 तक। रिसेंटली दोस्तों ये करियाचली जो आइलैंड है गल्फ ऑफ मन्नार में, इसका तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो टी एन शोर इनिशिएटिव है उसके अंतर्गत इसको जो है रिस्टोर करने का काम किया है। जो ये है करियाचली आइलैंड, वो जो है करियाचली आइलैंड इस एरिया में जहाँ तमिलनाडु और श्रीलंका का ये जो एडम ब्रिज जिसको हम बोलते हैं उसके पास, अगर इसको और जूम करके देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये जो पम्बन ब्रिज है और ये जो पम्बन आइलैंड है इसके साउथ में कुछ आइलैंड है ना। इन्हीं सब आइलैंड में से एक करियाचली आइलैंड है। इसको जो है रिस्टोर करने के लिए काम हो रहा है अभी। तो ये प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा फंडेड और स्टेट गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट कर रहा है 50 करोड़ रुपए में। ये लोकेशन बायोडाइवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, कोरल रीफ इकोसिस्टम है, रिच इन मैराइन लाइफ है, कोस्टल इरोजन हो रहा है वहाँ पे और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। 300 से ज़्यादा लोकल कम्युनिटी मेंबर काम कर रहे हैं इसमें। फिशर्समैन की जो लाइवलीहुड है वो दाव पे लगी हुई है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात करते हैं दोस्तों कि मन की बात प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर ने भी बताया था कि ट्रैकोमा फ्री हो गया इंडिया। इसमें ट्रैकोमा होता क्या है, कैलेमडिया ट्रैकोमैटिस जो है ये इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू फैलता है। उसके अलावा जो है आई से आईलिड, नोज और थ्रोट सीक्रेशंस के थ्रू फैलता है। इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस हो सकता है, पुअर हाइजीन के कारण होता है। उसके अलावा एनवायरमेंटल कंडीशन भी है। ये एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ में आता है जो कि 150 मिलियन लोग अफेक्टेड हैं। WHO की सेफ स्ट्रेटजी है सर्जरी, एंटीबायोटिक, फेशियल क्लीननेस और इन्वायरमेंट इंप्रूवमेंट के थ्रू इसको ठीक किया जा सकता है। दोस्तों ऐसा कुछ होता है, इस तरह से आईलिड डैमेज होती हैं। उसके अलावा इस तरह से इन्फ्लेमेशन शुरू होता है, फिर इंटेंस इन्फ्लेमेशन होता है, स्कैरिंग होने लगती है और फाइनली आँख जो है डैमेज हो जाती है। तो दोस्तों आज का न्यूज़ यही था। आज के लिए इतना ही था। बाकी जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है BYIS के टेलीग्राम चैनल पे आपको ये जो है PDF मिलेगी वहाँ पे। थैंक यू दोस्तों।